फिनोल के भौतिक गुण। नंबर 1, यह रंगहीन क्रिस्टलीय, आर्द्रताग्राही, रंगहीन क्रिस्टलीय आर्द्रताग्राही ठोस होता है। रंगहीन क्रिस्टलीय आर्द्रताग्राही ठोस होता है। सेकेंड लिखो, इसे वायु में खुला रखने पर, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। वायु में खुला रखने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जिससे यह पेराबेंजोक्विनोन में बदल जाता है। और इसका रंग गुलाबी हो जाता है। अगला गुण लिखना, इसमें एक विशेष तीव्र फिनोलिक गंध पाई जाती है। नेक्स्ट, यह संक्षारक व विषैला होता है। इसी में लिखना आगे, त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। अगला भौतिक गुण है जल में अल्प विलय। तो जो जल में नहीं घुल पाता वो किस में घुलता है? कार्बनिक विलायक। जल में अल्प विलय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलय हो जाता है। जल में अल्प विलय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलय हो जाता है। अगला, यह प्रतिरोधी व कीटाणुनाशक होता है। एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी व कीटाणुनाशक होता है। अगला भौतिक गुण लिखना, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। अब अम्लीय प्रकृति होगी तो नीले लिटमस को क्या करेगा? ये लाल करेगा। अतः नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
अब पढ़ते हैं रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय प्रकृति। पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? अम्लीय प्रकृति। देखो अम्लीय प्रकृति पे क्वेश्चन आता है कि फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? एल्कोहल भी अम्लीय नेचर दर्शाता है, लेकिन फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय नेचर क्यों दर्शाता है? उसका कारण क्या है? फिनोल पर जो H+ आयन जब मुक्त होगा तो क्या बनाएगा? फिनोक्साइड। फिनोल पर जो प्रेजेंट H+ आयन होता है ना, तो H+ आयन जैसे ही यहां से प्रतिस्थापित होगा, H+ आयन प्रतिस्थापित होते ही क्या बना देगा? फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन में क्या पाया जाता है? अनुनाद। फिनोक्साइड आयन क्या दर्शाएगा? अनुनाद दर्शाने की वजह से इसकी अम्लीय प्रकृति एल्कोहल की तुलना में क्या होती है? अधिक। क्वेश्चन लिखो, फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, समझाइए। फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, समझाइए। तो इसमें लिखना फिनोल अपना सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आसानी से प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देता है। आसानी से प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देता है। तथा इसके आयतन से प्राप्त तथा इसके आयनन से प्राप्त तथा इसके आयनन से प्राप्त फिनोक्साइड ऋणायन इसके आयनन से प्राप्त फिनोक्साइड ऋणायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। अतः फिनोल अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय होता है। फिनोल अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय होता है। देखो एल्कोहल जो है ये प्रोटॉन मुक्त करेगा तो क्या बनाएगा? एल्कोक्साइड। क्या बनाएगा? एल्कोक्साइड। RO- बनेगा, एल्कोक्साइड बनेगा। ये अनस्टेबल होता है। एल्कोक्साइड कैसा होता है? अस्थायी होता है। जबकि फिनोल से जब प्रोटॉन मुक्त होगा, H+ मुक्त होगा, तो इससे क्या बनेगा? फिनोक्साइड ऋणायन बनेगा। इससे क्या बनेगा? फिनोक्साइड ऋणायन, जो एक स्थायी प्रकृति का होता है। और स्थायी प्रकृति इसकी होने का कारण क्या है? इसमें पाए जाने वाला अनुनाद, क्योंकि ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा। ठीक है,
फिनोक्साइड में अनुनाद कैसे प्रदर्शित करेंगे? ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या हो रहा है? कंजुगेशन। कंजुगेशन की वजह से क्या देता है? रेजोनेंस देता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पाई बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य, तो पाई इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से क्या हो जाएगा? डीलोकेलाइजेशन, विस्थानीकरण होगा। और यहाँ क्या देगा? ये नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। अर्थात इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे नहीं जाएंगे? विस्थानीकरण हो रहा है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? विस्थानीकरण यानी डीलोकेलाइजेशन। यहाँ क्या आ जाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर डीलोकेलाइज हो जाएंगे। यहाँ पाई बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अगले स्टेप में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको पहुंच जाएंगे? वापस ऑक्सीजन। वापस किसके पास पहुंच जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। तो ये निम्न अनुनादी संरचनाओं का क्या बन जाता है? अनुनादी संघ बना। ये तो अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, जबकि एल्कोक्साइड क्या होता है? अस्थायी, अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाइकोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तब तो इस पर पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, लेकिन चार्ज तो इस पर क्या आ रहे हैं? इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक पाई बॉन्ड, तो इस वजह से 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। बना लिया? छह लोन पेयर यानी 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड कर देते हैं इसको, इस वजह से इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक ना? जबकि एल्कोहल के आयनन से
जबकि अल्कोहल के आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड ऋणायन एल्कोहल से के आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड ऋणायन अस्थायी होता है। एल्कोहल के आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड ऋणायन अस्थायी होता है क्योंकि वह अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर पाता। क्या हो गया? क्योंकि वह अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर पाता, जिससे एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति फिनोल से कम हो जाती है। जिससे एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति फिनोल से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे लिखना निम्न अभिक्रियाएं फिनोल की अम्लीय प्रकृति की पुष्टि करती हैं। निम्न अभिक्रियाएं फिनोल की अम्लीय प्रकृति की पुष्टि करती हैं। अब देखो, सबसे पहली क्रिया पढ़ रहे हैं अम्लीय प्रकृति में इसकी क्षार के साथ। फिनोल अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल। क्या बनाएगा? लवण और जल। सबसे पहले हम फिनोल की क्रिया किससे कराते हैं? क्षार से। C6H5OH फिनोल। अब फिनोल की क्रिया क्षार से करें, जैसे NaOH से क्रिया करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो ये क्या मुक्त करेगा? OH समूह हाइड्रोजन के साथ किस रूप में निकल जाएगा? जल के अणु के रूप में। इस रूप में निकल जाएगा, जल के अणु के रूप में मुक्त हो जाएगा। और जल के अणु के रूप में मुक्त होते ही क्या बनाएगा? C6H5OH सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। तो लवण और क्या बना रहा है? जल। क्या बना रहा है? लवण और जल। दूसरी क्रिया आती है सोडियम धातु के साथ। अब धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो धातु के साथ क्रिया करने पर क्या मुक्त करेगा? और चूंकि क्रियाशील धातु सोडियम है तो इसके साथ जब भी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त होगी इससे? हाइड्रोजन गैस। तो फिनोल की क्रिया जब सोडियम धातु से कराएंगे तो इसके दो अणु अब प्रयुक्त होंगे। फिनोल के दो अणु प्रयुक्त होंगे और दो एटम के साथ ही, सोडियम के दो एटम के साथ ही यह अभिकृत होगा। दो एटम के साथ अभिकृत होकर क्या बना देगा? C6H5ON सोडियम फिनोक्साइड। और क्या मुक्त हो जाएगी इससे? हाइड्रोजन गैस। क्षार के साथ क्रिया हो गई, सोडियम धातु के साथ क्रिया हो गई। अब जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति है उस पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिस्थापी समूह अगर जुड़ जाएं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है?
और प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव, अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। इसमें नंबर 1, जब वलय के साथ क्या जुड़ा हो, प्लस आई, जब वलय के साथ प्लस आई प्रभाव वाला प्रतिस्थापी समूह उपस्थित। अब प्लस आई प्रभाव वाला प्रतिस्थापी उपस्थित है, अर्थात एल्किल समूह। प्लस आई देते हैं, जितने भी एल्किल समूह है वो कौन सा इफेक्ट दर्शाते हैं, प्लस आई नेगेटिव इफेक्ट दर्शाते हैं। तो प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा होगा तो उस कंडीशन में देखो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति अधिक होगी, किसकी तुलना में, मेटाक्रिसोल की तुलना में। मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाए, प्लस आई प्रभाव वाला समूह, अर्थात एल्किल जोड़ दिया मेथिल हमने, तो मेटाक्रिसोल की तुलना में फिनॉल का, अब फिनॉल की अम्लीय प्रकृति अधिक होगी और मेटाक्रिसोल की अम्लीय प्रकृति पेराक्रिसोल की तुलना में ज्यादा है। और पेराक्रिसोल की अम्लीय प्रकृति किसकी तुलना में अधिक होगी, ऑर्थोक्रिसोल की तुलना में। इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे कम होने का कारण क्या है, ऑर्थोक्रिसोल की अम्लीय प्रकृति पेराक्रिसोल से भी कम, पेराक्रिसोल की ऑर्थोक्रिसोल से ज्यादा है और पेराक्रिसोल से ज्यादा किसकी है, मेटाक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल की अम्लीय प्रकृति सबसे कम होने का कारण क्या होता है, ये पास स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविमीय बाधा। प्लस आई प्रभाव वाला समूह नजदीक आ गया ना, तो इस वजह से क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस दर्शाता है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करता है। हाँ दूसरा प्रभाव है जब फिनॉल के साथ क्या जुड़ा हो, माइनस आई प्रभाव वाला प्रतिस्थापी समूह। जब वलय के साथ, फिनॉल वलय के साथ क्या जुड़ा हो, माइनस आई प्रभाव वाला प्रतिस्थापी समूह। अब देखो माइनस आई प्रभाव वाले समूह की बात करें तो जैसे नाइट्रो हुआ, एमीन हुआ, हेलोजन हुए, ये सब माइनस आई प्रभाव वाले प्रतिस्थापी होते हैं। तो फिनॉल के साथ माइनस आई प्रभाव वाला समूह अगर जुड़ा हो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इन्होंने तो समूह जोड़ दिया हमने माइनस आई प्रभाव वाला, तो इसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है मेटा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में।
और मेटा नाइट्रोफिनोल की ज्यादा होती है फिनोल की तुलना, और फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है पेरा नाइट्रोफिनोल की तुलना। ऑर्थो की ज्यादा होगी माइनस आई प्रभाव वाले समूह जुड़ने को, किससे? मेटा से। और मेटा की ज्यादा होगी किससे? फिनोल। और फिनोल की पेरा से अधिक होने का कारण क्या है? दोनों क्या दर्शाएंगे? माइनस आई। तो वो क्या प्रदर्शित कर देंगे? इससे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेंगे। तो इस वजह से इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी? फिनोल की तुलना में क्या होगी? कम। नेक्स्ट, जब वलय के साथ माइनस एम प्रभाव वाला प्रतिस्थापी समूह मौजूद, अब माइनस एम प्रभाव दर्शाने वाला प्रतिस्थापी अगर मौजूद, जैसे पेरा नाइट्रोफिनोल की बात है, ये जो मेरी इम्पैक्ट दर्शाता है पेरा नाइट्रोफिनोल, इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिलोकेलाइज। तो इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से अधिक। और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अम्लीय प्रकृति मेटा नाइट्रोफिनोल से अधिक होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की ज्यादा है मेटा से, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की किससे ज्यादा है? मेटा नाइट्रोफिनोल। लेकिन पेरा नाइट्रोफिनोल की जो अम्लीय प्रकृति है वो किस कारण से? मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या होगी? इसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से, और ऑर्थो की ज्यादा होगी मेटा से, और मेटा की ज्यादा होगी फिनोल। वहाँ एमिनो आना चाहिए नहीं, ये तो नाइट्रोफिनोल के लिए लिखा है। नाइट्रो समूह क्या दर्शाता है? माइनस आई प्रभाव भी दर्शाता है, माइनस एम भी दर्शाता है। ऑक्सीजन की दवा किधर गई इलेक्ट्रॉन? श्योर देना इसमें तो चार ही दिख रहा है मुझे वहाँ पे। कहाँ? ये तीसरे वाले में, इस वाले में? हाँ
4 इलेक्ट्रॉन, ये एक मिनट, यहाँ ये बॉन्ड है या नहीं है, इधर बॉन्ड है या नहीं है, हाइड्रोजन जाएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ दे जाएगा, कितने हुए, 3 लोन पेयर हुए नहीं हुए, इसका ध्यान रखना। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज्यादा अम्लीय प्रकृति रख रहा है मेटानाइट्रोफिनोल से, और मेटा रख रहा है फिनोल से। ये प्रकृति हमने यहाँ भी दर्शाई है, -m प्रभाव। लेकिन इनसे ज्यादा प्रकृति किसकी होती है, पेरानाइट्रोफिनोल की, -m प्रभाव के कारण। और यहाँ हमने नाइट्रो गलत लिखने में आ गया था, यहाँ क्या आना चाहिए, NH2 एमीन। और एमीन जो है इसको क्या कहेंगे, पेरा एमिनोफिनोल। और एमीन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, +m प्रभाव रखता है। कौन सा रखता है ये, एमीन +m प्रभाव के कारण। इसकी अम्लीय प्रकृति फिनोल से भी क्या होती है, कम होती है। एमीन का कौन सा प्रभाव होता है, +m प्रभाव। क्वेश्चन लिखना, पिक्रिक अम्ल में COOH समूह, पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता, पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता, फिर भी यह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्यों, पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह उपस्थित नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है, फिर भी यह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्यों, देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। अब इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, कार्बोक्सिलिक समूह। उसके बावजूद भी ये क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। क्यों दर्शाता है, क्योंकि इसमें NO2 समूह जो है उसके कारण ये अणु अपना H+ आयन आसानी से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण ये क्या कर देता है, आसानी से अपना प्रोटॉन मुक्त कर देता है। इस वजह से क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। ये सूत्र लिख के लिख लेना। तो NO2 समूह की उपस्थिति के कारण, नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण यह अणु अपना प्रोटॉन
यह अणु अपना प्रोटॉन आसानी से मुक्त कर देता है। NO2 समूह की उपस्थिति के कारण यह अणु अपना प्रोटॉन आसानी से मुक्त कर देता है। अतः ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अतः ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ ली रासायनिक गुणों में, अम्लीय प्रकृति। दूसरा गुण पढ़ते हैं इसमें, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति का प्रभाव। डालें आप टॉपिक, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति का प्रभाव। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति का प्रभाव। देखो प्रतिस्थापी समूह की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें। अभी हमने देखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखा नहीं देखा, ऑर्थो मेटा पैरा में देखा है। तो प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसके ऑर्थो समवायी की अपेक्षा क्या होता है, वो अधिक अम्लीय। ऑर्थो समवायी की अपेक्षा क्या होता है, अधिक अम्लीय। क्यों होता है ऑर्थो समवायी की अपेक्षा, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है नहीं, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखेगा ये, अंतःअणु। अंतःअणु रखेगा नहीं रखेगा, इंट्रामोलिकुलर। क्योंकि एक ही अणु में या एक ही यौगिक में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से OH और नाइट्रो समूह पास पास उपस्थित है, उसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अंतःअणु बन रहा है। और यह अणु अपना प्रोटॉन आसानी से मुक्त नहीं कर पाता। जब मुक्त नहीं कर पाता तो यह अपेक्षाकृत क्या होगा, पैरा की तुलना में कम अम्लीय प्रकृति का। देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल इसके ऑर्थो समावयवी की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। अधिक अम्लीय होता है क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में OH व नाइट्रो समूह, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में OH व कौन सा समूह, नाइट्रो समूह पास पास उपस्थित होने के कारण अंतःअणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। आसपास उपस्थित होने के कारण कौन सा बंध निर्मित कर लेते हैं, अंतःअणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिससे यह अणु अपना प्रोटॉन आसानी से मुक्त नहीं कर पाता, जिससे ये अणु अपना प्रोटॉन आसानी से मुक्त नहीं कर पाता। अतः ये पैरा की अपेक्षा कम अम्लीय होता है। अतः ये पैरा समावयव की अपेक्षा क्या होता है,
कम अम्लीय होता है। सूत्र लिख लेना। कौन सा बंद है इसमें? अंतःअणु हाइड्रोजन। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगला प्रतिस्थापी समूहों की संख्या। जो भी नंबर चल रहा हो, प्रतिस्थापी समूहों की संख्या। देखना, जब बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक होने पर, प्रतिस्थापी समूहों की संख्या, प्रतिस्थापी समूहों की संख्या ज्यादा होती है ना। बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक होने पर बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक होने पर त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्टेरिक हिंड्रेंस। प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक होने पर त्रिविम विन्यासी बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाती है, जिससे यह अणु अपना प्रोटॉन आसानी से मुक्त नहीं कर पाता है। जिससे यह अणु अपना प्रोटॉन आसानी से मुक्त नहीं कर पाता है। अतः इसकी अम्लीय प्रकृति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। अपेक्षाकृत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो, फिनोल में अगर क्या जुड़ जाए? प्रतिस्थापी से। तो प्रतिस्थापी समूह की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या आ जाएगी? त्रिविम विन्यासी बाधा। जितने ज्यादा समूह जुड़ते जाएंगे उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, नहीं आएगी? तो उतनी ज्यादा त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न होगी और इस वजह से यह फिनोल अणु अपना प्रोटॉन आसानी से मुक्त नहीं कर पाएगा। और जब प्रोटॉन मुक्त नहीं करेगा तो अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा क्या? तो ये अम्लीय प्रकृति होगी। रासायनिक गुणों में पहला गुण अम्लीय प्रकृति पूरा हो गया। इसके बाद आता है सेकेंड, ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण
अब ईथर का निर्माण हम फिनॉल से करें, ईथर का निर्माण किससे करें? फिनॉल से। तो फिनॉल की क्रिया कराई जाती है डाइएजोमेथेन के साथ। इसके साथ क्रिया कराते हैं डाइएजोमेथेन के साथ। डाइएजोमेथेन का सूत्र क्या होता है? CH2N2। डाइएजोमेथेन के साथ क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने पर क्या बना देता है? ये प्रोटॉन को मुक्त करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को मुक्त करेगा। प्रोटॉन को मुक्त करते ही ये किस रूप में आ जाएगा? CH2 के साथ प्रोटॉन जुड़कर क्या बना देगा? CH3। ये प्रोटॉन CH2 के साथ जुड़कर क्या बना देगा? CH3, और नाइट्रोजन गैस इससे रिमूव हो जाएगी। बनने वाला जो प्रोडक्ट किस रूप में आ गया? ईथर के रूप में। इसको क्या कहेंगे? मेथॉक्सीबेंजीन। क्या कहेंगे इसको? मेथॉक्सीबेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है भाई? हाँ, एनिसो। क्या नाम है इसका? एनिसो। अगर क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ की जाती है, ये तो हमने किसके साथ करी? ईथर का निर्माण। इसको नंबर 8 CH2N2 के साथ लिख देना। किसके साथ क्रिया करी? जब बना ईथर डाइएजोमेथेन के साथ, है ना? अगर ईथर का निर्माण हम करने के लिए किसको काम में लें? एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड से कैसे बनाएंगे? फिनॉल पहले क्रिया करेगा क्षार के साथ। क्रिया किससे करेगा? क्षार के साथ। क्षार से क्रिया करके पहले तो क्या बनाएगा? ये फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो बनेगा उसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? एल्किल आयोडाइड, यानी एथिल आयोडाइड, C2H5 आयोडाइड। जिससे क्या मुक्त हो जाएगा? सोडियम आयोडाइड। इससे क्या मुक्त हो जाएगा? सोडियम आयोडाइड। और क्या जुड़ जाएगा इसकी जगह? एथिल सन। क्या बन गया ये? एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन। और इस एथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम क्या है? इसको एनिसोल का, इसको कहते हैं फेनिटोल। क्या कहते हैं इसको? फेनिटोल। नेक्स्ट क्लास कल।